मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स के फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। पूर्व में हम लोगों ने इस चैप्टर की चर्चा किया है। यह चैप्टर है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड, लाभों का निस्तारण लाभांश सहित। जैसा कि हम जानते हैं कि लाभों के निस्तारण का आशय लाभों या आधिक्य को विभिन्न संचयों में हस्तांतरित करने, लाभों के लाभांश के रूप में वितरित करने, अंशधारियों को बोनस देने आदि से लगाया जाता है। क्योंकि कंपनी को जो भी लाभ होता है वह सारा का सारा लाभ पूंजी में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके लिए कुछ संचय किया जाता है ताकि भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं से, हानियों से, इसी तरह की आपदाओं से नुकसान होने पर इसकी पूर्ति की जा सके। साथ ही चूंकि कंपनी के मालिक अंशधारी होते हैं, इसलिए लाभ का कुछ अंश उनके शेयर्स में जोड़ा जाता है, जिसे लाभांश कहते हैं, या बोनस के रूप में दिया जाता है। तो इसका किस तरह से जो भी लाभ होंगे, लाभ का किस तरह से निस्तारण किया जाएगा, उसका किस तरह से डिस्पोजल किया जाएगा, यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं अभी तक। अब आज हम लोग इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, क्योंकि अकाउंट के विद्यार्थी के रूप में परीक्षा के ख्याल से हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हल करने होंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं, उन न्यूमेरिकल्स की तरफ हमें देखना है। तो इसमें यह बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह, डॉक्टर आर.यू. सिंह द्वारा लिखित SBPD पब्लिकेशन आगरा द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। और यह पुस्तक लगभग हमारे विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में या बिहार के विश्वविद्यालयों में हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी ही उपयोगी पुस्तक है। कि हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नंबर 1 को हम सबसे पहले देखेंगे, शुरुआत करेंगे। इसमें है कि इसमें चूंकि छोटे प्रश्न हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ। वैसे तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, या मैं आपको सुझाव भी देता हूँ हमेशा, कि जब भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे द्वारा किया जा रहा हो या किसी भी टीचर के द्वारा, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन अपने पास, अपने सामने रख लें और इसके बाद उसके सॉल्यूशन के लिए देखें। क्योंकि क्वेश्चन अगर हम इसमें पूरा लिखते जाएंगे तो अनावश्यक आपका ही समय बर्बाद होना। और चूंकि आप ऑनलाइन एक तरह से वीडियो बना करके भेजना है आपको, तो कम से कम समय में अधिक बातों को हम आप तक पहुंचाएं, यही हमारी सफलता है। तो इसलिए आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप
बुक अपने पास रखेंगे और तब हमारे द्वारा सॉल्व किए हुए आंसर को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि एक कंपनी के संचालकों के प्रतिवेदन में लिए गए निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभों का विनियोजन दिखाएं। 11 और 15 से कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि किताब पुरानी होगी तो स्वाभाविक है कि पीछे का लिखा हुआ होगा, इसलिए चाहे 11 हो, 15 हो, 19 हो, तो हम अपने आप उसको आप सुधार सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन में आप क्या सकते हैं। इसमें है कि आपको बताया जाएगा कि शो हाउ द प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन बी रिकॉर्डेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2011। जो है अर्थात 2011 को समाप्त 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभों का विनियोजन आपको दिखाना है, किस तरह से उसका जो है विनियोजन किया जाएगा। इसके लिए हम लोग नोट टू अकाउंट बनाते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि 31 मार्च 2011 का लाभ 37,22,994 रुपये था और इसमें पिछले वर्ष का शेष 5,61,984 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। सबसे पहला काम हमारा होगा कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा हेडिंग देख करके, और इसमें बैलेंस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 5,61,984 और इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 37,22,994। जोड़ने के बाद 42,84,978। यही अवेलेबल था एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के लिए इतनी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। अब इसका एप्रोप्रिएशन हम कैसे करेंगे, तो हमें दिया गया है, स्पष्ट सूचनाएं हैं कि वर्ष 2010-11 के लिए 10% की दर से देय लाभांश 27,50,000 होगा। दूसरा है कि वर्ष 10-11 के लिए 1% की दर से बोनस 2,75,000 होगा। तीसरा है कि सामान्य संचय में 7 लाख अंतरित किए जाएं और 5,59,978 का शेष अगले वर्ष के खाते में ले जाया जाए। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें दिए हुए हैं और इसी आधार पर हमें बनाना है। तो हम लोग बैलेंस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर लिख दिए। इसके बाद उसमें ऐड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन के लिए आ गया 42,84,978। अब हम इसमें से एप्रोप्रिएशन को घटा देंगे जो हमें दिया गया है, क्योंकि स्पष्ट करा कि फॉर द ईयर 2010-11 the directors recommended that the amount may be dealt with as follows. क्या करना है? तो पहला है कि to pay a dividend for the year 2010-11 at the rate of 10% per annum absorbing rupees 27,50,000. इसके बाद to pay a bonus for the दिया है 2,75,000 और टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 7 लाख। तो हम यहाँ लिखे कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 7 लाख और प्रोपोज डिविडेंड 27,50,000 एंड प्रोपोज बोनस 2,75,000। इनका टोटल किया हमारा पहले से है। टोटल जो प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन के लिए वो ए है। इसके बाद ए आया 37,25,000 और प्रॉफिट कैरिड टू बैलेंस क्योंकि स्पष्ट दिए हुए है जो है अगले साल के लिए जो है
5,59,900 मैंने 5,59,978। तो इसको यहाँ भेजेंगे, इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हमने लिया है प्रॉब्लम नंबर 4। इस प्रॉब्लम नंबर 4 में है कि चालू वर्ष में लाभों को अपर्याप्तता के कारण सामान्य संचय में से लाभांश की घोषणा का प्रस्ताव करती है। आपको निम्नलिखित सूचनाओं से वह राशि निश्चित करनी है जो कंपनी को संचितियों के लाभांश घोषणा नियम 2014 को लागू करते हुए निकाली जाती है। जैसे जानते हैं जो 14 है 2014 में कुछ संशोधन हुए हैं, तो उसी के आधार पर हमें निकालना है। हमें प्रश्न दिया हुआ है, अब इसका हमको आंसर निकालना है। तो हमारा अमाउंट आप किताब रखेंगे और फिर प्रश्न देखेंगे और साथ में आंसर अपने आप समझ में आने लगेगा। तो अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड के लिए अमाउंट जो अवेलेबल है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारा है 8,200, ऑलरेडी दिया हुआ है। और इसके बाद इसमें जोड़ेंगे एड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 87,800। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो आ गया 96,000, 96,000। अब इसमें से हम लेस कर देंगे प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड जो है हमें घटा देना है, तो इसमें है कि 4 लाख गुणे 8/100 बराबर 32,000। अब इस 32,000 को हम 96,000 से घटा दिए प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड को, तो हमारे जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमारे पास प्रॉफिट 64,000 का मैंने हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें देखना है कि कैसे किन परिस्थितियों में हमें क्या करना होगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन इसका होगा, तो हम निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द लास्ट 5 ईयर। रेट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 5 ईयर 14%, 13%, 12%, 15% एंड 16%। तो सबसे पहले हम इन 4-5 साल के जो भी हैं रेट जो है उस रेट को जोड़ देंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वह हमारा एवरेज जो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड होगा वह निकल जाएगा। तो हमने यहाँ वही किया है, उसका टोटल आया 65 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 13%। The maximum rate of dividend out of reserve is restricted to 10%। अब 2014 में जो व्यवस्था की गई है कंपनीज एक्ट में, उसमें है कि मैक्सिमम आप 10% जो है आप डिविडेंड रिजर्व से दे सकते हैं। डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व में से कितना दिया जा सकता है? 10%। अब सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे हमें, तो सेकेंड कंडीशन में maximum amount that can be drawn should not exceed 10% of paid up capital। अब इसमें प्लस रिजर्व 10% ऑफ 4 लाख प्लस 16 लाख प्लस 4,80,000 बराबर 2,48,000, यानी 16, 4, 20, 4, 24,80,000
का 10% 2,48,000 हो गया। तो दूसरा हो गया, दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में होगा द बैलेंस ऑफ रिजर्व ऑफर फर्स्ट ड्रॉन शुड नॉट फॉल बिलो 15%, 15% से कम नहीं रहना चाहिए, उससे बिलो नहीं रहना चाहिए ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। शो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फॉर दिस पर्पस रुपीज 4,80,000। लेस 15% ऑफ रुपीज 20 लाख पेड अप कैपिटल जो दिया हुआ है, तो इसका जो है 15%, तो 15% इसका है 3 लाख, और यह जो हमारे 4,80,000, तो 4,80,000 3 लाख बराबर 1,80,000 क्या हो गया। और 10% डिविडेंड 16 लाख का 1,60,000, लेस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर 64,000 जो ऑलरेडी हमारा पहले था, तो ट्रांसफर नीड फ्रॉम रिजर्व 96,000, यानी 1,60,000 में 64,000 को हमने घटा दिया, तो जो है रिजर्व में, रिजर्व से ट्रांसफर 96,000 का किया जाएगा। इसलिए 96,000 इज लेस देन द अमाउंट अवेलेबल एज पर कंडीशन। तो सेकेंड एंड थर्ड 10% डिविडेंड कैन सेफली पेड। इन तीनों कंडीशन में हम देख लिए कि तीनों में से जो है 10% वाला जो है सेफली पे किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम चूंकि अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला जो हमारा प्रॉब्लम है वह है प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में है कि 31 मार्च 2011 को सुभाष लिमिटेड के 100 रुपया वाले 1 लाख समता अंश निर्गमित थे, जिन पर 90 रुपया प्रति अंश चुकता था। 1 जुलाई 2011 को यह निर्णय लिया गया कि अंशधारियों से कुछ न मांगते हुए उनके अंश पूर्ण चुकता कर दिए जाएंगे, अर्थात जो 10 रुपए का बकाया है वह अंशधारियों से न मांग करके जो प्रॉफिट होगा उसी से जो है वो पेड कर दिया जाएगा। कंपनी के पास 7,80,000 का जो है कैपिटल रिडम्पशन कोष है, फंड है, कैपिटल रिडम्पशन फंड, और 12 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम और 17,50,000 का जनरल रिजर्व एक कंपनी के पास ऑलरेडी है। तो वैसी स्थिति में हमें जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष लिमिटेड। तो हम जर्नल एंट्रीज के लिए कर देंगे। जर्नल एंट्री हमारी होगी जर्नल एंट्रीज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेडिंग जर्नल एंट्रीज चाहे तो हम लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ सुभाष। अब इसमें है पहली हमारी जो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट हमारा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि क्वेश्चन में 100 रुपया वाले 1 लाख समता अंश निर्गमित है, जिस पर 90 रुपया प्राप्त हुआ, तो कितना बकाया रह गया 10 रुपया। तो 1 लाख गुणे 10 वही पे करना है कंपनी को जो बकाया है, तो 1 लाख गुणा 10 बराबर 10 लाख। तो जनरल रिजर्व अकाउंट या टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो दूसरी हमारी एंट्री होगी, अब उसी को इक्विटी शेयर फाइनल कॉल
कॉल दिखाएंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में उसको ट्रांसफर कर देंगे, वो फुली पेड हो जाएगा। और उसके बाद चूंकि ये दिया जा रहा है बोनस के रूप में, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट या टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यही हमारी 3 एंट्री होगी। यही हमें ध्यान में रखना है कि यह 3 एंट्री हम करेंगे। तो या तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 में देखेंगे हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें है प्रॉब्लम नंबर 12 है हमारा कि एक कंपनी की चुकता पूंजी 100 रुपया वाले 6000 क्षमता अंशों में विभक्त है, जिन पर 75 रुपया प्रति अंश चुकता है। इसमें 25 रुपया बकाया है। कंपनी के पास 70,000 प्रतिभूति ब्याज में, 1,80,000 शोधन संचय में तथा 6 लाख सामान्य संचय में था। अर्थात जो है 70,000 रुपया है सिक्योरिटी प्रीमियम में, 1,80,000 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में और 6 लाख रुपया जनरल रिजर्व में है। तो अब कराई कंपनी ने अंशधारियों को 40 रुपये प्रति अंश का बोनस दिया, जिसका भुगतान अंशों को पूर्ण चुकता करने तथा शेष रोकड़ के रूप में किया गया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए, अर्थात जर्नल एंट्री कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग शेयर हमारा कितना है 6,000 शेयर को हम 40 रुपए के हिसाब से हमारा है, तो 6,000 गुणे 40 बराबर 2,40,000 आएगा। इसके लिए एंट्री हमारी होगी कि जनरल रिजर्व अकाउंट या टू बोनस टू शेयर होल्डर। हमने बोनस दे दिया 40 रुपया का रहा है, तो प्रति 40 रुपया प्रति अंश का बोनस दिया गया, तो बोनस के लिए हमारी एंट्री हो गई। अब हमारी दूसरी एंट्री कर रहा है कि शेयर जो है 100 रुपए के हैं 6,000 अंशों पर, जिसमें 75 रुपये चुकता है, तो बकाया कितना है 25। तो अब इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 6,000 गुणा 25 बराबर 1,50,000। अब इसी को इन दोनों को जो है शेयर कैपिटल में कर देंगे, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट या टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। यही हमारी एंट्री होगी क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब। अब हम जो है चूंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसका आंसर भी छोटा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और क्वेश्चन कर दिया जाए। तो एक और क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे हम लोग और इसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष में 8,20,000 का विभाज्य लाभ डिविजिबल प्रॉफिट जो है 8,20,000 है। तो पिछले वर्ष के लाभ की बाकी 1,73,200 आगे लाई गई और संचालकों ने निम्नलिखित जो है संतुष्टि की। बाकी दिया हुआ है, तो
उसके लिए जो हमारी एंट्री होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है दिया टू डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट, टू डेवलपमेंट फंड अकाउंट और टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्योंकि इसमें कहा जाए कि 1,80,000 ऋण पत्र शोधन कोष एवं 1,20,000 विकास निधि में अंतरित किया गया है, स्पष्ट दिया हुआ है, तथा 2 लाख सामान्य संचय में अंतरित किया गया। तो जो ट्रांसफर किया गया है उसके लिए हमारी ये एंट्री है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और डिबेंचर रिडम्पशन 1,80,000 जैसा कि प्रश्न में ही है सब, डेवलपमेंट फंड 1,20,000 और जनरल रिजर्व 2 लाख। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। अब जो हमारी दूसरी एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को जो है प्रोपोज डिविडेंड, क्योंकि कह रहा है कि जो है प्रोपोज डिविडेंड दिया गया है, तो इस प्रोपोज डिविडेंड में हम कर देंगे कि और तीसरी हमारी एंट्री होगी कि प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट लिया टू डिविडेंड पेएबल अकाउंट। यह हमारी एंट्री हो गई। अब इसके बाद हम लोग जो है नोट टू अकाउंट बनाएंगे, नोट टू अकाउंट। तो यह नोट टू अकाउंट जो होगा हमारा, काम लोग जानते ही हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। दिखाएंगे तो उसमें होगा लास्ट ईयर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, हमारा प्रश्न में दिया हुआ है 1,73,200 और करेंट ईयर का प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 8,20,000। इसको जोड़ दिए तो 9,93,200 आया। अब यही अमाउंट अवेलेबल है एप्रोप्रिएशन के लिए, तो अमाउंट अवेलेबल था एप्रोप्रिएशन 9,93,200। अब इसमें से हम लेस करेंगे ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो कि कहा गया है, जैसा कि हम लोगों ने एंट्री किया है 1,80,000, ट्रांसफर टू डेवलपमेंट फंड 1,20,000 और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्रपोज 2 लाख और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरी टू बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख। तो ये हमारा हो गया, इसका टोटल हो गया 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 बराबर 7 लाख। ये हमारा हो गया टोटल। तो अब इस 9,93,200 में इस 7 लाख को हम घटा देंगे तो हमारा आ गया 2,93,200। तो अर्थात यही राशि जो है हमारी होगी जो है रिजर्व और सरप्लस के लिए बची हुई। बाकी को तो हमने जो भी हमारा प्रॉफिट था हमने समूचे प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया अलग अलग डिबेंचर रिडम्पशन में, डेवलपमेंट फंड में, जनरल रिजर्व में या डिविडेंड में। जो प्रपोज डिविडेंड है उसके लिए हमने सुरक्षित करके रख दिया और हमारा यही बैलेंस हमारे क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। तो छात्रों अब आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर दिए, क्योंकि छोटा सा चैप्टर था और परीक्षा के ख्याल से इसमें थ्योरी की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन फिर भी मैंने इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी सॉल्व करने का प्रयास किया है। आप इसका कितना लाभ ले पाते हो या आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप मैंने जो भी समझाया उसको आप समझे होंगे। बावजूद इसके यदि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे मिलें, हमें कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करूं।
बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।